आज हम लोग अगला लेक्चर कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया है, रदरफोर्ड की थ्योरी पढ़ ली थी, रदरफोर्ड की थ्योरी के ड्रॉबैक्स पढ़ लिए थे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ लिया था, बोहर की थ्योरी पढ़ी है हमने लास्ट टाइम और उसके ड्रॉबैक्स देखे थे, जिसमें क्वेश्चन बनने में लिमिटेशंस का इंपॉर्टेंट रोल है क्वेश्चंस आने का, जैसे कि जीमैन और स्टार्क इफेक्ट किया था हमने। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। लिमिटेशंस क्या क्या थी, किस बेसिस पे था, ऑर्बिट के बारे में थोड़ा इन डेप्थ पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग वो अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, मैकेनिक्स की थ्योरी भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो है जब रदरफोर्ड आइंस्टाइन ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर कुछ हमें फार्मूलाज दिए थे, उसके बाद जो है ये डिसाइड हुआ था कि रदरफोर्ड का कहना था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनका क्या है, ड्यूअल बिहेवियर होता है। मींस के वो पार्टिकल और वेव नेचर के दोनों को शो करते हैं। ठीक है, अब फर्दर स्टडीज़ हुई तो हमारे पास दो थ्योरीज और सामने आई। ठीक है, वो थी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट और पहली थी वो है डी ब्रोगली थ्योरी, डी ब्रोगलीज इक्वेशन थी बेसिकली, और उसके बाद आपका आया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इन दो चीज़ों के आने की वजह से जो बोहर की थ्योरी थी उसको मेजर ड्रॉबैक्स लगे। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो था वो अजम्पशन थी बोहर की कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो परफेक्ट सर्कुलर रहेगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस एरिया में जो आपका मतलब जो एरिया अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन के लिए वो परफेक्ट सर्कुलर है। ये मतलब इसका बेसिकली मतलब ये हो जाता है ना कि आपका इलेक्ट्रॉन बहुत ही तरीके से जो है वो सर्कल के अराउंड घूम रहा है, वो एज अ पार्टिकल ही बिहेव कर रहा है। मतलब कहीं भी अगर आप बोहर की थ्योरी के बारे में जाओगे ना तो वहाँ बोहर को मतलब एक एक हिंट भी नहीं ली उसने कि मतलब ये वेव 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 बिहेवियर भी शो कर सकता है जो आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम उसी चीज़ पे बात करते हैं। तो जब डी ब्रोगलीज इक्वेशन आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक अलग चीज़ है और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में बात करना वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ईएम वेव्स के बिहेवियर के बारे में तो आइंस्टाइन पहले ही बता चुके थे। अब उसके बाद क्या है, आपका डी ब्रोगलीज इक्वेशन आई, डी ब्रोगलीज ने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या आपका हाइड्रोजन एटम है, इनको भी बोला कि ये भी जो है वो वेव नेचर शो करते हैं, जिनका मास है, जिनका अपना कुछ मोमेंटम है, वो भी जो है वो क्या शो करते हैं, आपके वेव नेचर शो करते हैं। मीन्स के ड्यूअल बिहेवियर की बात हो गई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, इवन के हर पार्टिकल के लिए जो कुछ वेव्स होंगी, जो कुछ हैवी मासेस होंगे, उनका जो है वो वेवलेंथ जो है या फिर जो उसका वेव नेचर है वो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। बट जो माइक्रोस्कोपिक मिन्यूट पार्टिकल्स हैं जो उनके पास भी अपना वेव नेचर होता है, बेसिकली डी ब्रोगली का ये कहना था। ठीक है, तो ये जो था एक मेजर ड्रॉबैक था बोहर की थ्योरी के लिए। ठीक है, तो अब मैं को आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि एक कार है ना, कार चल रही है, तो डी ब्रोगली की इक्वेशन के अकॉर्डिंग ना उसमें भी थोड़ा से वेव कैरेक्टर होंगे। ठीक है, नो डाउट वो इतने कम होंगे कि मतलब उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी कंसीडर करना ठीक नहीं रहता है, बट रहते हैं। तो कोई चीज़ अगर प्रेजेंट है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बट हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जो गाड़ियां हैं या जो हम बेसिक जनरल बात करते हैं, किसी बॉल की बात कर लेते हैं, 8-10 ग्राम की बॉल होती है, उसमें भी क्या है थोड़े से वेव कैरेक्टर रहेंगे। इतने नहीं होंगे कि सिग्निफिकेंटली हमें नज़र आ जाएं, बट नो डाउट उसमें रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया। तो अब सबसे पहले हम लोग आज शुरू कर रहे हैं अपना डी ब्रोगलीज इक्वेशन। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं हम लोग, तो डी ब्रोगलीज इक्वेशन सबसे पहले डी ब्रोगली ने कहा क्या था, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जैसे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो ड्यूअल बिहेवियर शो करते हैं, सिमिलरली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑल्सो शोज वेव नेचर। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उस वक्त के लिए, क्योंकि आपका जो बोहर मॉडल आया था उसको उस वक्त सबसे अच्छा माना जाता था, सबसे सबसे अच्छा माना जाता था।
सबसे एडवांस माना जाता था। थॉमसन के मॉडल को हम डिस्कार्ड कर चुके थे, फिर उसके बाद रदरफोर्ड डिस्कार्ड हो चुका था, और उसके बाद जो था हमारे पास सबसे अच्छा मॉडल अवेलेबल था वो था बोहर का। बट उसको ड्रॉबैक लगने के बाद ड्रॉबैक लगाया कि इस थ्योरी ने, दो थ्योरी मेजर रोल था जिनका, एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दूसरा डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कह रहा है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिमिलरली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑल्सो शो वेव नेचर। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या हो गए, आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए, ठीक है। एंड while moving they possess with matter waves और डी ब्रोगलीज वेव्स। मतलब वाइल जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो मूव करते हैं उनके साथ क्या एसोसिएट होती है, ये वर्ड जरूरी है। एमिट नहीं हो रहा है यहाँ से कोई वेव, जैसे कि आपका था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या था, कुछ एमिट होता था कुछ एब्जॉर्ब होता था ना, वहाँ पर एमिट एब्जॉर्ब वाला कंडीशन नहीं है। यहाँ पे क्या है, एसोसिएट मीन्स किसी पार्टिकल के साथ जो है वो आपकी वेव्स जो हैं वो पोजेस करेगा वो चीज़। मतलब कोई बॉल मूव करी तो वो थोड़ा सा वेव नेचर भी पोजेस करेगी, कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वो थोड़ा सा वेव नेचर पोजेस करेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, सबसे पहले आ गया आपका, अगर मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूं डी ब्रोगली ने क्या दे दिया, तो उन्होंने दे दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, जो कि पी क्या था, मोमेंटम था, ठीक है। और लैम्डा किसका आया था, ये मटीरियल पार्टिकल, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया डेरिवेशन। बट इसका क्या है, इसका स्कूल में भी, और स्कूल में आ जाता है, बोर्ड में आ जाता है। बोर्ड तो क्या आएगा 11th में, मतलब एग्जाम में आ जाता है आपका जो ये डेरिवेशन है। बट कंसेप्चुअल वाइज आपको अगर समझना है तो ये बेटर रहता है, क्योंकि डायरेक्ट लिखना कोई भी चीज़ जो है वो ठीक नहीं है साइंस में, ठीक है। साइंस इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग की चीज़ कोई आई कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, डी ब्रोगली इक्वेशन ने जब डिराइव करना शुरू किया इस इक्वेशन को, डी ब्रोगली डिराइव कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कर क्या है ना, पैकेट्स ऑफ फोटोन है ना, पैकेट्स ऑफ क्वांटा, ठीक है। क्वांटा मीन्स एनर्जी, अगर लाइट की फॉर्म में तो फोटोन, एंड हीट की फॉर्म में तो फोनोन। तो बेसिकली सबसे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या दिया, हम एक फॉर्मूला दिया था फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए, है ना, क्या था, E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन, हमारे पास था E इज इक्वल टू एम सी स्क्र, वेर C इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी हम वैल्यू जानते हैं, ठीक है। अब डी ब्रोगली ने क्या किया, इन दो इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर दिया, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्र, ठीक है। म्यू के बारे में आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी को आप कैसे लिखते हैं, सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्र। तो अगर आप वेवलेंथ यहाँ से निकालते तो वो कुछ ऐसी आएगी, एच बाय एम सी। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर अ फोटोन सो एज टू फाइंड इट्स एनर्जी। बट डी ब्रोगली ने क्या किया, इसको ही क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया वेलोसिटी को, और क्या कर दिया, ये मटेरियल पार्टिकल के लिए मास को किसी पार्टिकल का मास और v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल को एसोसिएट करके क्या करा दिया, अपनी एक इक्वेशन बना दी, जिसको हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगलीज इक्वेशन, ठीक है। अब क्या हो गया, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी हमें ड्यूअल बिहेवियर की। डी ब्रोगली इक्वेशन तो हो गई, अब इसके बाद कुछ जस्टिफिकेशन हमारे सामने आई कि डी ब्रोगली ने कह दिया कि भाई वेव नेचर है, ठीक है, बट कुछ प्रूफ्स भी तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे दोनों नेचर के लिए। तो हमारे पास प्रूफ ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो क्या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बहुत हैं, बट मेन रिसर्च अगर हम पार्टिकल को कंसीडर करके कर रहे हैं तो वो हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विद अ मास, तो हमने इलेक्ट्रॉन को एज अ बेसिस लेके चल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मान जाएगा तो सब मान जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो कर देता है तो हमें फर्दर और चीज़ों पे इंडिविजुअली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो डाउट इंडिविजुअली भी कुछ हुए हैं,
ठीक है, जैसे अभी मैं 2 कराऊंगा, तीसरा जो है वो हम उसको ऐसा सच पढ़ते नहीं क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को ही बेसिस माना हुआ, बट और भी हैं उनके भी एक्सपेरिमेंट हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ वेव के लिए, फॉर वेव नेचर क्या प्रूफ थे, एंड फॉर पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो पार्टिकल का तो बड़ा सिंपल सा है, देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका मास पोजेस करता है, उसका मोमेंटम होता है कुछ, उसकी एनर्जी होती है। कोई फोटोन एनर्जी नहीं ना पोजेस करता, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो मास नहीं ना पोजेस करता, कोई फोटोन जो है वो मास, कभी आपको फोटोन का मास नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, अ पार्ट ऑफ लाइट विच हैज़ अ सफिशिएंट या विच हैज समथिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उस पैकेट के अंदर पड़ा है, उस लाइट के अंदर पड़ा है। तो उनके पास कोई मास नहीं है, इसके पास मास है, इसके पास मोमेंटम है, इसके पास एनर्जी है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। उसका आता है आपके पास जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर सिंटिलेशन इफेक्ट। सिंटिलेशन मीन्स कि आपको मैं कह सकता हूँ कि किसी चीज़ को अगर आप कहीं पे मारो और हल्का सा शाइन, हल्का सा नजर आए, तो बेसिकली क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या करा, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर हिट किया, हिट करवाया गया। तो जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो इस स्क्रीन पर जाके हिट करी, तो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट की ऑब्जर्वेशन हुई, चमकाहट, सिंटिलेशन, हल्की सी चमक हुई। और वो चमक वहीं तक सीमित थी, ये नहीं हुआ कि वो यहाँ तक फैलाई है, यहाँ तक फैलाई। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो वहीं तक फैली, मारा वहीं खत्म, दोबारा डाला, दोबारा डाले इलेक्ट्रॉन, दोबारा डाले जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, तो सेंटिलेशन तब हुई और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हुई। एक इलेक्ट्रॉन मारा, एक सेंटिलेशन खत्म, एक इलेक्ट्रॉन डाला, एक सेंटिलेशन खत्म जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर का, यहाँ से प्रूफ आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि वेव्स उठ जा रही हैं या लाइट ऊपर तक फैलती जा रही है, इंटेंसिटी कम होती जाए। लेट्स सपोज कि यहाँ लाइट आई और ऊपर 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 जाता गया और इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती गई, ऐसा नहीं हुआ। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हिट किया है वहीं पर पर्टिकुलर टाइम के लिए लाइट या फिर रिफ्लेक्ट हुई, हमारी आंखों में कुछ चमक आई, सिंटिलेशन हुआ, उसके बाद दैट्स इट, प्रोसेस खत्म। तो यहाँ आपका सिंटिलेशन प्रोसेस ने क्या बता दिया, पार्टिकल नेचर बता दिया। अब अगर मैं वेव की बात कर लूँ तो वेव के लिए एक इंपॉर्टेंट नेम्ड एक्सपेरिमेंट था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसी की मैं बात कर रहा था। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया था, वेव नेचर के लिए किया था। ठीक है, और ये जो रिएक्शन, ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन के लिए किया गया था। बट किसी के दिमाग में अगर नीड उठती है कि यार अगर मेरे को और चीज़ों के लिए भी ट्राई करना है, तो जीपी थॉमसन ने भी दूसरा है अपने अलग अलग चीज़ों पे जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर, ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखा और वो सब सक्सेसफुल हुए, जो कि आपकी वेव थ्योरी का एक प्रूफ देते हैं। ठीक है, तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, हॉट टंगस्टन ले लिया हमने, टंगस्टन की बनी हुई एक बल्ब ले ली, जो कि क्या एमिट कर रही है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एमिट कर रही है। बीच में हमने स्लिट लगा दी और स्लिट के थ्रू हमने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। अब अगर आप 12th में जाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे फिजिक्स में, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके हम लोग किसी चीज़ को एक्सेलरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो क्यों ऐसे होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। फोर्स क्या होता है, एम इज इक्वल टू क्यू ई। तो किसी को एक्सेलरेट करा सकते हैं विद क्या चेंज करके, हम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे तो बॉडी जो है आपकी एक्सेलरेट करने लगेगी। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या करा, वेलोसिटी बढ़ा दी और इस टंगस्टन को क्या करा, स्ट्राइक करवाया किसके ऊपर, निकल के क्रिस्टल पर। निकल के क्रिस्टल पर स्ट्राइक होते ही ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, स्कैटर टाइप हुआ, यहाँ से निकला अलग अलग डायरेक्शन में, और यहाँ इसने क्या शो किया, रिंग्स शो करी। बेसिकली यहाँ हुई क्या, यहाँ पर डाइफ्रैक्शन हुई। मैंने आपको पीछे बताया डाइफ्रैक्शन होती है मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट हुई। ठीक है, बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो है यहाँ पर जो है वो शेड्स बन गए, डॉटेड शेड्स, ये कुछ ऐसे बने, डार्क लाइन, फिर डार्क, फिर वाइट, फिर डार्क, फिर वाइट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए। जिस इस स्ट्रक्चर को जब हमने पढ़ा, इस इंप्रेशन को मैंने पढ़ा, तो उसको मैंने एक चीज़ से कंपैरिजन किया हुआ है, एक्सरेज। एक्सरे का भी जो स्ट्रक्चर था ना, इंप्रेशन जो था स्क्रीन पर, वो इस डाइफ्रैक्शन जो हुआ है ना, इसी की तरह सिमिलर आया कुछ।
तो हमने वहाँ से कंक्लूड कर दिया कि ये जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन का डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो हमने ऑब्जर्व किया है स्क्रीन के ऊपर, ये समवट सिमिलर आ रहा है किसके, एक्स रेज के समवट सिमिलर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है, हमने इसको कंसीडर कर लिया एज अ वेव नेचर। मीन्स के ये जो आपका इंप्रेशन है ये एक्सरे से मिलता जुलता है, तो ये एक्सरे की तरह ही बिहेव करा और एक्सरे हमें पता है, डायरेक्टली सिंपली पता है, एक्सरे जो होता है वो आपका वेव नेचर शो करता है और क्या करता है, एनर्जी पोजेस करता है। ठीक है, कुछ एनर्जी पोजेस करता है और क्या है, वेव नेचर का है। ठीक है, अब ये बात हो जाती है कि आप सिर्फ स्ट्रक्चर देख के ही क्यों कह दे रहे हो कि कोई चीज़ जो है वो आपने कह दिया कि अगर इसकी तरह दिख रही है मतलब ये भी वेव नेचर शो करी। तो सिर्फ यहाँ तक नहीं, डी ब्रोगली की मटेरियल पार्टिकल का जो वेवलेंथ है उसको भी कंपैरिजन करके देखा था इन दोनों का, जो कि आपस में बहुत हद तक सिमिलर आए थे। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट के हम कंक्लूजन में पहुंच पाए कि जो आपका पार्टिकल है वो क्या शो कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे खत्म हो गई इलेक्ट्रॉन के लिए। जीपी थॉमसन ने क्या कर दिया और पार्टिकल्स के लिए भी ऐसा ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट कर दिया, और रिजल्ट जो थे वो क्या है, पॉजिटिव सेंस में आए। मीन्स के जो वेव नेचर वाली बात हमने कही थी वो सही आई। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या आपका प्रूफ हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, तो पार्टिकल का वेव नेचर का होने का हमने फ़ायदा कैसे उठाया, इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी शो कर रहा है, हमें पता चला इस एक्सपेरिमेंट के बाद। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो सबसे अच्छी जो मैं खोज कहूँगा इन टर्म्स ऑफ, मतलब कि अगर हमें किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए या माइक्रोस्कोप बनाते थे तो उसके लिए हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो डेवलप कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जस्ट आफ्टर हमें पता चला कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या शो कर रहा है, वेव नेचर भी शो कर रहा है। अब आपको पता होगा शायद कि माइक्रोस्कोप जो होता है ना वो बेसिकली वेव नेचर ऑफ लाइट पे डिपेंड होता है। मीन्स के वेव फॉर्म ऑफ समथिंग पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो जब तक ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी पोजेस कर सकता है, तब तक हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना नहीं सकते। अगर आप किसी किसी केमिस्ट या किसी बड़े साइंटिस्ट से पूछोगे ना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कीमत या वैल्यू जो है वो इनकी लाइफ में क्या है, कि मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं होता एक बॉटनिस्ट से, है ना, या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहा है, माइक्रोबायोलॉजी वालों से अगर आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या अहमियत है इस समय, इस वक्त, इस मतलब हमारे वर्ल्ड में, हमारे यूनिवर्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक खासियत ये है कि 15 टाइम मैग्नीफाई करके चीज़ को दिखा सकता है, इसकी पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइंस के लिए एक वरदान से कम नहीं था। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन। जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लैम्डा जो होता है वो आपका होता है h/mv। इसके ऊपर शायद मुझे भी बोर्ड्स में स्कूल में क्वेश्चन आया था 11th के एग्जाम में। ठीक है, क्या होता है कि वेव फॉर्म, अब हमने पढ़ लिया है कि भैया पार्टिकल जो है वो वेव फॉर्म पोजेस करेगा। ठीक है, ये बात ठीक हो गई। बट क्या होता है ना, वेव फॉर्म सबकी विजिबल नहीं होती है, सिग्निफिकेंट होने की वैल्यू की भी बात बहुत मेजर है कि वो चीज़ जो है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। देखो लैम्डा जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है, जो लैम्डा है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ाते जाओगे वेव लेंथ जो है वो कम होती जाएगी। तो अगर मैं आपकी बात करूं एक कार की और एक इलेक्ट्रॉन की, तो वेव नेचर दोनों क्या पोजेस करेंगे, हाँ दोनों पोजेस करेंगे। दोनों में नजर आएगा नहीं, इसमें नॉन सिग्निफिकेंट होगा, इतना कम होगा कि हम उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। बट यहाँ जो है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू में क्या होगा, आपका मौजूद होगा क्या, वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर सिग्निफिकेंट वैल्यू में नजर आएगी। जब आप चाहे तो आप लैम्डा इज इक्वल टू h/mv को भी सॉल्व करके देख लेना। लेट सपोज कर लेना कि 10⁻⁶ स्पीड है दोनों की, इधर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और यहाँ आपने मास ऑफ लेट सपोज बॉल का ले लिया, और बॉल भी कौन सी, हल्की सी ले ली 10 ग्राम की। तो आप जब सॉल्व करोगे ना इस चीज़ को तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी वेवलेंथ जो है, अब आप अगर बॉल वगैरह की करोगे ना तो वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो पूरी थ्योरी है ना उसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली किसी रेडिएशन को हम लोग स्टडी करते हैं तो सारी रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मौजूद है।
जहाँ पे हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर उस लेवल को ही क्रॉस कर जाएगा, उसमें उसमें आएगा ही नहीं है, बॉल भी नहीं आएगी, तो वो नज़र, उसका जो वेव नेचर है वो नज़र ही नहीं आएगा हमें। ठीक है, तो नज़र जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी वही नहीं चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब उसके बाद क्या है, एक चीज़ जो थी शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि क्या है इस चैप्टर में बोर्ड में जितने मर्जी आपके क्वेश्चन, स्कूल में या बोर्ड में या जिसमें जितने मर्जी क्वेश्चन आपके बन जाए, आपके कॉम्पिटिटिव पार्ट में ना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। कॉम्पिटिटिव में आता है आपका सॉल्व करने वाला। ठीक है, भले आप फिजिक्स ले लो, फिजिक्स में आपको दुनिया भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे नीट और जेई में। एटलीस्ट 4 क्वेश्चन मान के चलो कि इन्हीं कॉन्सेप्ट पे वेवलेंथ निकालना, और इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो आप आगे जाके फिजिक्स में भी थोड़ा पढ़ोगे, वो 50% यहाँ कवर हो जाएगी। और ये क्वेश्चन मतलब इतने मार्क्स लेने वाले होते हैं कि मतलब पूछो मत। मेरे जो क्वेश्चन थे वो सारे सही होते थे। ठीक है, इसके क्योंकि ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद था, ये आसान भी है। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा मेजर आपका फिजिक्स भी नहीं लगेगी, जिनकी फिजिक्स कमज़ोर रहती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगर फिजिक्स आप कर रहे हो तो उसमें रोटेशनल एनर्जी के क्वेश्चन जो है, रोटेशनल देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट अगर आप उसके कुछ क्वेश्चंस करोगे, लाइक एक इंक्लाइंड प्लेन वाला होगा, जहाँ से जो आपका कुछ वो गिर रहा होगा, क्या कहते हैं उसको, सिलेंड्रिकल टाइप कुछ गिर रहा होगा। ठीक है, उसकी अलग अलग तरीके से रोटेशनल, ट्रांसलेटरी, है ना, ये सब चीज़ें जब आप इंटरेस्टिंगली पढ़ते हो, जब आप उस पर दिमाग लगाते हो, तो फिजिक्स आपको बहुत सही लगेगी, केमिस्ट्री आपको बहुत सही लगेगी, जब तक आप समझ रहे हो चीज़ को। जब रट रहे हो तो फिर तो मुश्किल ही हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि रट कितना लोगे। बायोलॉजी वालों के लिए वैसे ही एक अलग ही चीज़ है बायो में पड़ी हुई, तो कब तक रट लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया हमने, एक 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 मतलब एक शॉर्टकट निकाला है। ठीक है, ये शॉर्टकट जो है ना, ये सबके लिए आएगा। आप ना, अगर वैसे मैं बता दूंगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबके लिए पढ़ लेते हैं, बट अगर इलेक्ट्रॉन को किसी पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट किया ना, तो हमारे पास पहले तो फॉर्मूला रहता है 2 MeV। ठीक है, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, M इज द मास। चार्ज E है, Q ले लो इसे। Q मीन्स कुछ भी, किसी का भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने वेरी कर दिया, तो अगर आप ये सिर्फ देखो, क्या है, मैंने इस फॉर्मूले को ना मॉडिफाई किया है, कुछ नहीं किया इसमें। मैं बता भी सकता हूँ, बट कोई फायदा नहीं उसका, समय वेस्ट करने का। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2 MeV। ठीक है, तो अगर ये मैं इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करता हूँ, मान लो मैंने उसे किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सेलरेट कराया। ठीक है, तो सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 12.27 √V आंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये जो हो गया, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। आपने किसी सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस पर उसे एक्सेलरेट कराया, आपको पार्टिकल का वो बताने को बोल दिया, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालने को बोल दिया, तो यहाँ डायरेक्ट पुट करके आप उसकी वेवलेंथ को निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें समय वेस्ट करने वाला कोई चीज़ नहीं है कि आप उसमें समय वेस्ट करो, उसे सॉल्व कर रहे हो पर आराम से। ठीक है, अब अगली चीज़ जो थी, आपके डी ब्रोगली इक्वेशन के थ्रू हमने वो क्या सॉल्व की, एंगुलर मोमेंटम वाली। जो बोहर ने हमें अवेलेबल कराया था ना, वो एंगुलर मोमेंटम, उस चीज़ को अपनी इक्वेशन से जो है डी ब्रोगली ने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो मैं करता हूँ अब उस चीज़ को। ठीक है, ये इक्वेशन भी कई जगह यूज जाती है। ठीक है, डी ब्रोगलीज इक्वेशन टू फाइंड या टू प्रूव क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन बोहर्स थ्योरी। ठीक है, आपकी बोहर थ्योरी क्या कह रही थी कि वही ऑर्बिट्स अलाउ करेंगे किसी एटम में जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, इसका सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, तो ये उसने कहा था, बोहर ने कहा था। अब इसको अगर हम डी ब्रोगलीज की इक्वेशन से प्रूव करें, तो सबसे पहले मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका ऑर्बिट है, मैंने 2 ऑर्बिट बना दिए। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है वो हमने वेव नेचर कंसिडर किया है। ठीक है, पार्टिकल का ये आपका है इन फेज वेव जो है, इसका सरकमफ्रेंस आर ले लिया, इसका रेडियस आर ले लिया। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे भी वेव फ्लो कर रही है, बट ये क्या है, आउट ऑफ फेज है। देखो क्या है, इस पूरे वेव में जो इलेक्ट्रॉन, ये जो वेव की तरह ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं दोनों में। ठीक है, हमें क्या निकालना है,
वेव वेव नेचर और ऑर्बिट को कंसेप्ट को मिलाकर एंगुलर मोमेंटम प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये ना आउट ऑफ फेज है, क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, पहले क्रेस्ट आता है फिर ट्रफ आता है, कॉन्टिन्यूसली आता है, ठीक है। मतलब पहले क्रेस्ट फिर ट्रफ, क्रेस्ट फिर ट्रफ, ठीक है। बट यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये चीज़ें सबमर्ज हो रही है, मतलब क्या होगा, या तो एक क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ गया होगा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ गया होगा, तो ये जो आपका पूरा वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाता है, आउट ऑफ फेज हो जाता है, जिसकी वजह से वेव्स जो है वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। डिस्ट्रॉय कर देती तो वो ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पढ़ना नहीं है। बट अगर आपका क्रिस्ट और टफ इन फेज है तो क्या हो जाता है, ये जो लाइट, ये जो वेवलेंथ है इसकी, है ना, एन लैम्डा, ये जो है आपकी, देखो घूम रही है ना पूरी, और इस सर्कल के ऊपर आ जा रही है, और सर्कल के पेरीमीटर के बराबर होनी चाहिए, समझ रहे हो। मतलब ये वेवलेंथ अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और एंड में बिल्कुल तरीके से एक एक, अगर ये देखो ये है, अगर ये ट्रफ है तो ये क्रिस्ट ऐसे एक दूसरे के ऊपर एंड में जुड़ के खत्म होनी चाहिए। मतलब ये रस्सी सी अगर समझ लो इस वेव को, और ये इस सरकमफ्रेंस के बराबर होने चाहिए। तो मैं क्या कह दूंगा, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। यही आपका क्वांटाइजेशन इन एंगुलर मोमेंटम देगा बाय बोहर्स, बाय डी ब्रोगलीज इक्वेशन। तो लैम्डा को मैं ये लिख सकता हूँ 2 पाई आर अपॉन एन, ठीक है। अगर मैं ले लूँ एम वी, दूसरा मैं डी ब्रोगलीज इक्वेशन लिख लूँ एच इज इक्वल टू एम वी, ये क्या थी आपकी, डी ब्रोगलीज इक्वेशन थी। अब को रिलेट करना है दोनों को, एच अपॉन एम वी कैन बी रिटन एज 2 पाई आर अपॉन एन, ठीक है। इस एम वी को मैं उधर भेज दूँ, एम वी आर, और इसको मैं इधर ले आऊँ एन एच अपॉन 2 पाई। तो देखो हमने क्या कर दिया, डी ब्रोगलीज इक्वेशन के बेसिस पर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब बोहर का जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो प्रूव कर दिया। देखो वो चीज़ गलत नहीं थी, इसलिए हमने उस चीज़ को प्रूव किया। जो चीज़ गलत थी उसको हम यहाँ करेक्ट भी करेंगे। तो सबसे पहला नेचर हमने वेव नेचर के थ्रू प्रूव किया है, सबसे पहले दिमाग में ही रहना चाहिए। क्योंकि जो बोहर थे वो मान के चल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन बस ऐसे सिंपली रोटेट कर रहा है, मतलब पार्टिकल होगा, पार्टिकल चलता है तो क्या चलता है, ऐसे नहीं ना चलता है, पार्टिकल चलता है तो क्रिस्ट फिर ट्रफ फिर क्रिस्ट फिर ट्रफ। बट यहाँ पर हमने क्रिस्ट ट्रफ मानकर क्या प्रूव कर दिया, एंगुलर मोमेंटम। मतलब बोहर की थ्योरी जो कह रही थी कि भैया ये जो है ये पार्टिकल नेचर के बेसिस पर सर्कुलर ही घूमेगा, हमने उसे गलत प्रूव करके उसके एंगुलर मोमेंटम को भी निकाल दिया किस इक्वेशन से, जो इक्वेशन इसको क्या मान के चल रही थी, वेव। और वेव इक्वेशन कौन सी थी, वेव इक्वेशन मतलब वेवलेंथ निकालने के लिए वेव की फॉर्म में किसने दी है आपकी, मटेरियल पार्टिकल के लिए वो डी ब्रोगली ने, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई। अब जो है बोर्ड्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और आपका मैटर वेव्स में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में, आपके स्कूल के एग्जाम में आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, उसमें टाइम नहीं वेस्ट करूंगा लिखने में, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिख दिया जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हम उसको कवर कर लेंगे जल्दी जल्दी। मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स के बीच में, ठीक है। तो मैटर वेव्स क्या थी, द वेव्स एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स, है ना। और ये डी ब्रोगली ने इसके बारे में बताया था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम आपके रेडिएशन जो है वो पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या आती हैं, द वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो जो उन दोनों की भी परपेंडिकुलर जाएगी वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी रेडिएटेड इनटू स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो स्पेस में भी रेडिएट कर देती है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि सन जो है, सन की रोशनी जब हमारे तक आती है तो वो कहीं ऐसा भी होता है कि मीडियम ना हो, कहीं मीडियम होते भी हैं। तो ऐसा तो नहीं होता बीच में कहीं गायब हो जाती है, सन की रोशनी यहाँ से आ रही थी वो गायब भी हो गई क्योंकि वहाँ मीडियम नहीं मिला, नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो रेडिएशन जो है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, ये चीज़ हो गई डन। ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रेडिएशन होती है वो सारी की सारी जो है वो विद द वेलोसिटी ऑफ सी मींस के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ लाइट की से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मास तो अवेलेबल है नहीं किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो उनके लिए वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है, वेवलेंथ जो है वो इनका हाई होता है,
वेवलेंथ का नंबर जनरली जो है वो इसमें हाई होता है एज कम्पेयर टू मैटर वेव्स, ठीक है। तो मैटर वेव्स पे आ जाते हैं। मैटर वेव्स क्या है, मे नॉट बी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जरूरी नहीं है कि वो, देखो हो भी सकता है, उस केस के बारे में बात नहीं करेंगे, बट क्या होता है कोई उसमें कंपल्शन नहीं कि आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर चाहिए तभी आपका जो मैटर वेव्स है जो वो है उन दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो जस्ट क्या है, दो वो सिचुएशन मिल भी सकती है, वो ना भी मिले तो उसको कोई कंपल्शन नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। उसके बाद मैटर वेव्स में आगे जाते हैं, कैन नॉट बी रेडिएटेड, दीज आर जस्ट एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स। मीन्स कि क्या है, कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है ना, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा, तो हमने क्या माना है उसका वेव नेचर, मतलब कि ये जो वेव है ये उस बॉडी के साथ एसोसिएटेड है, ये नहीं कि वो एमिट कर रहा है उस चीज़ को अपनी बॉडी से निकाल रहा है यहीं कहीं से ऑब्जर्व कर रहा है, नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं चलता इनके में। ये इलेक्ट्रो में जो मेटर वेव्स हैं वो क्या होती है, किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है, जुड़ी होती हैं, ये नहीं होता कि उसमें से निकल रही है जा रही है, ठीक है। उसके बाद प्रोपोगेट करने के लिए मेटर वेव्स को मीडियम चाहिए होता है, नेसेसरी है। चौथा पॉइंट आ जाता है कि ऐसा नहीं होता है कि स्पीड ऑफ लाइट से चले, हो भी सकता है, बहुत रेयर चांसेस हैं, बट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सबकी अपनी अलग अलग स्पीड होती है, ठीक है। किसी की कुछ है, किसी की कुछ है स्पीड, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको यूनिवर्सली ही कह दिया कि आपकी जो मेटर वेव चलेगी वो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसकी कुछ भी हो सकती है। दूसरा फॉर्मूला जो रहेगा उसका क्या रहेगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। जब आपको इसको ओपन कर दो तो एम वी है, पार्टिकल नेचर का मेटर वेव्स, ठीक है। किसी भी चीज़ का मास आ जाएगा तो मास जनरली हाई होता है, मास हाई होने की वजह से वो वेवलेंथ के ऑपोजिट आ जाएगा, और जो है वो क्या हो जाएगी, वेवलेंथ जो है वो आपकी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू ईएम वेव्स, ठीक है। आता है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सुनने में क्या नाम लगता है इसका, क्या ही है, क्या चीज़ हो गई, कुछ खास है नहीं, ठीक है, बेसिक सा ही है। क्या कहता है डेफिनेशन, चलो पहले लिख लेते हैं, क्या कहता है, वी कैन नॉट, अकॉर्डिंग to Heisenberg uncertainty principle, we cannot detect the momentum and position of a particle with 100% precision। फॉर्मूला क्या आ जाता है, डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन पोजीशन इनटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू एच बाय 2 पाई, ठीक है। एक्चुअली होता है एच बाय 4 पाई, एच बाय 4 पाई। मतलब क्या कह रहा है, वी कैन नॉट डिटेक्ट द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद 100% प्रिसिजन। मतलब समझ रहे हो इसका क्या, कोई न्यूक्लियस जो है वो अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बोहर बाबा कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते घूमते, हमने कहा भैया इस ऑर्बिट में घूम रहा है, यहीं मिल जाएगा, इस जगह पे मिल जाएगा, ऑर्बिट में घूम रहा है, इस टाइम पे यहाँ मिल जाएगा, इस टाइम पे वहाँ मिल जाएगा, तो मिल गया, उसका पोजीशन देखा यहाँ है, पोजीशन भी पता लगा लिया, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, वेलोसिटी का फॉर्मूला करा था ना 2.19 इंटू 10⁻⁶ जेड बाय एन, करा था ना, मतलब एक्यूरेट वेलोसिटी निकाल दी हमने उसकी, जो कि हाइजेनबर्ग के पास आते आते क्या हो गया, एक गलत चीज़ प्रूव हो गई। बोहर की थ्योरी को ये भी एक मेजर जो था ब्लो लगा था, मतलब कि झटका था, मतलब उसको डिस्कार्ड करने में इनका बहुत बड़ा रोल था, गलत करवा दिया। तो मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या करा, एक अपना बताया कि इलेक्ट्रॉन को जो है वो प्रिसाइसली क्या है, हम पोजीशन और मोमेंटम जो है वो नहीं पता लगा सकते, ठीक है। पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ पता लगाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये थ्योरी में लगा कि क्यों, इसका जवाब दे देते हैं हम, ठीक है। कंडीशन फॉर अराइज, कंडीशन अराइज बिकॉज, देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इतना छोटा है कि बड़े बड़े माइक्रोस्कोप जो हैं वो फेल हो जाते हैं उसको देखने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है,
इतना छोटा पार्टिकल है, उसको देखना इतना आसान नहीं है। तो हमारे पास एक आसान सा तरीका अवेलेबल है, रेडिएशन लो फोटोन की, उसको डालो इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन से जो वो रिफ्लेक्ट बैक करके हमारी आइस पर पड़ेगी वो हमारे माइक्रोस्कोप के थ्रू दिख जाएगी। सिंपल सा तरीका है, फोटोन डालना है इलेक्ट्रॉन पे, फोटोन डालते ही क्या हुआ, वो फोटोन इलेक्ट्रॉन पर पड़ते ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा, नेकेड आई से फिर भी विजिबल नहीं होगा, लगाना फिर भी माइक्रोस्कोप होगा, पर आपका थोड़ा लो क्वालिटी, मतलब आपका माइक्रोस्कोप जो है उसमें उसकी इतनी वो हो जाएगी कि उस लाइट को जो वो इमिट करेगा, है ना, जो रेडिएशन को इमिट करेगा उसको विजिबल करके हम देख सकते हैं। इससे हम इलेक्ट्रॉन का जो है वो पोजीशन पता लगा सकते हैं। देखो साइंटिस्ट ने यही किया, ठीक है, मतलब क्या करा, इलेक्ट्रॉन था, वो आया, सर्कुलर में घूम रहा था, है ना, इस पोजीशन पर पहुंचा और हमने फोटोन जो है वो छोड़ा उसके ऊपर, फोटोन गिराया, यहाँ लगा दिया हमने आंखें, ये देखो आंखें, टेलीस्कोप लगा दिया, ये एमिट करेगा बैक, और यहाँ पे हमें जो है वो दिख जाएगा, भैया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इतना आसान नहीं है ये, पर क्या होता है, हम फोटोन गिराते हैं ना तो उसकी कुछ वेवलेंथ होती है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत मिन्यूट है, बहुत छोटा है। जैसे इसकी वेवलेंथ इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ती है, ये वेवलेंथ ये फोटोन जो है, वेवलेंथ नहीं पड़ती, फोटोन पड़ती है जिसकी कुछ वेवलेंथ होती है। फोटोन ऑफ सम वेवलेंथ जब करता है फॉल डाउन ऑन दिस इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, तो इसको थोड़ा सा झटका लगता है उससे, थोड़ा सा झटका लगा और वो थोड़ा सा उस पोजीशन को क्या कर देता है, क्योंकि वेवलेंथ जो है, हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालेंगे उसके ऊपर, कोई भी वेव डाल दी, उसकी वेवलेंथ होती है हाई, हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रास्ता भटक जाता है और गलत डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब इसका एक सॉल्यूशन जो है वो अगर आप सोच सकते हो कि भैया वेवलेंथ को कम करते हैं, फिर अगर वेवलेंथ इतना मुसीबत कर रही है कि वेवलेंथ जो है पढ़ते ही इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर दे रही है, और उसकी जो नॉर्मल बिहेवियर था सर्कुलर पाथ में घूमने का, बोहर बाबा ने जो बोला था उसको फॉलो करें। बट क्या है कि वेवलेंथ अगर आप मान लो, आप हाँ भाई ठीक है, अगर आपने वेवलेंथ को कर दिया कम, बहुत कम वेवलेंथ की लाइट ले ली, बहुत कम वेवलेंथ का फोटोन ले लिया, तो हमें एक बोहर की डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये पता है, ठीक है, हमें ये पता है, वेवलेंथ हमने वेरी लो ले लिया, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मोमेंटम बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, वेवलेंथ करने का, कम करने का मतलब क्या है, ये चीज़ है आपकी, और कहाँ आपने वेवलेंथ कम करके मोमेंटम बढ़ा दिया, नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया। तो वही चीज़ तो बोल रहे हैं, मोमेंटम किससे रिलेटेड है, वेलोसिटी से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये मत मान लेना कि जब सिर्फ वो मोमेंटम, तो वेवलेंथ ज़्यादा रखी तो मोमेंटम चेंज, वेवलेंथ ज़्यादा रखी तो डिस्प्लेसमेंट में कमी, डिस्प्लेस कर दिया उसको आगे पीछे, और अगर वेवलेंथ कम कर ली तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, तो मोमेंटम चेंज। तो जो चीज़ें बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते किसी इलेक्ट्रॉन की, कि मैंने कह दिया जी ये न्यूक्लियस के अराउंड इस पोजीशन पे और इसकी वेलोसिटी इस समय ये है, जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, क्योंकि उसे 100% एक्यूरेसी उस चीज़ की मिल ही नहीं सकती। दूसरा चीज़, आप सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन देख के भी बता सकते हैं ना, कि मान लो ये जो प्रोडक्ट है ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, ये प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो मान लो डेल्टा एक्स जो है वो प्रिसाइज आ जाता है, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली कुछ गड़बड़ी करेगी, कम ज़्यादा होना पड़ेगा इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए। मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, 100 है मान लो, इसका मतलब 100 है, तो अगर ये 10% एक्यूरेसी आ रही है इसमें, है ना, मतलब कम एक्यूरेसी आ रही है, तो इसमें 90% एक्यूरेसी आ जाएगी, तभी जाके 100% एक्यूरेसी होनी ही नहीं है। दोनों चीज़ों की साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी नहीं होनी है, पोजीशन की एक्यूरेसी ले लो भैया, मोमेंटम नहीं मिलेगा, मोमेंटम की 100% एक्यूरेसी ले लिया आपने, पोजीशन नहीं मिलेगा। समझ आ रही बात, ये चीज़, ये बहुत बड़ा मतलब रीज़न था, मतलब एक अलग ही चीज़ थी कि क्या ऐसा क्या हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, अब दिमाग में आता है कि भैया ये जो चीज़ें हैं ये तो चेंज हो जाएंगी, अगर आप कोई ऐसा टेलीस्कोप बना दो कि विजिबिलिटी हो जाए इलेक्ट्रॉन की, है ना, तो मतलब पढ़ते वक्त तो यही रखता है ना कि वेवलेंथ कोई ऐसी डाल दूं जहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्प्लेस भी ना हो और उसकी मोमेंटम भी ना हो। तो ये जो है ना, ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई है, ये चेंज नहीं होने वाली है, ये ना फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइट है ये, ठीक है। इसमें जो है वो हमारे को जो प्रॉब्लम है वो हमारी लो लेवल ऑफ टेक्निक्स नहीं है,
मतलब कि मतलब उस वर्ड को हम कहेंगे कि फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइट जो है वो नेचर ऑफ लाइट है। ये जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइट की वजह से ही हो रही है। ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं कि हम कोई बहुत अच्छा रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट ले लें, है ना, रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट ले ले फॉर फाइंडिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन, है ना, उसे फाइंड करें, तो ये फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइट ही है। इसके लिए किसी फिजिकल चीज़ को आप दोष नहीं दे सकते हो। तो फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइट है और इसके लिए आप रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट का हमें कोई वो नहीं है। आप कितना भी सुपीरियर जो है वो बना लो, डजेंट मैटर। ये प्रॉब्लम तो अराइज होगी कि मोमेंटम चेंज हो गया तो पोजीशन, मोमेंटम एक्यूरेट हो गया तो पोजीशन नॉट एक्यूरेट, पोजीशन एक्यूरेट हो गई तो मोमेंटम नॉट एक्यूरेट। तो ये जो चीज़ अपने दिमाग में रखना कि फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइट, ऑल द क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लीकेशन से ही बनते हैं। ठीक है, तो अब एच पाई फोर पाई की एक बार पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के रख लेना। इसकी वैल्यू लिखकर मेरा मुझे लगता नहीं कोई फायदा है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन और ये जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इक्वालिटी कर लेते हैं, बस दैट्स इट, क्वेश्चन जो है वो होते जाते हैं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने आपका किस किस चीज़ को गलत बता दिया? इलेक्ट्रॉन के बोहर के उस कंसेप्ट को कि ये लो जी फॉर्मूला, ये रहा पोजीशन, ये रहा जी आपका इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जो कि गलत बात थी। डी ब्रोगली इक्वेशन ने किस चीज़ को बता दिया कि वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर नहीं है आपका सिर्फ। तो बोहर की जो थ्योरी थी वो गलत हो गई। अब जो है इन दो इस थ्योरी के बाद बोहर की थ्योरी तो डिस्कार्ड होना पक्का था कि बोहर की थ्योरी तो जाएगी ठेले में। ठीक है, बट बोहर की थ्योरी को जगह को जो है वो भरेगा कौन, उसकी जगह क्या आएगा? तो क्लासिक मैकेनिक्स जो है वो वेव नेचर को बताने में फेल हो चुका था। तो हमारे पास आ जाता है उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स कराने को इसमें दुनिया भर का है। ठीक है, करने को दुनिया भर का है, बट ये जो है ये बीएससी लेवल या हायर लेवल पर ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह हम पढ़ेंगे इन डेप्थ जाने का, या तो आईआईटीज़ में हायर लेवल के क्वेश्चन एक आध आ जाते हैं, वहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कुछ माड़ा मोटा पूछ लेते हैं। बाकी 99% क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर वो है आपके क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आएंगे। क्वांटम नंबर से एक या दो क्वेश्चन एटलीस्ट हर बार पूछा जाता है नीट और जेई दोनों में। ठीक है, तो कोई कोई पार्शियलिटी नीट और जेई वाले नहीं करते हैं, दो क्वेश्चन तो डालेंगे ही। नीट में आपको 3 या 4 भी दे देंगे कभी, उसी कंसेप्ट से कोरिलेट करेंगे। तो जब तक ये समझा नहीं, और स्कूल के पेपरों में भी इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब बेशुमार क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, जितना मर्जी वो कर लो, ये छोड़कर नहीं काम चलने वाला है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के बाद रिलेटेड ही आएगा आपकी उसकी क्वांटम थ्योरी आएगी, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स माड़ा मोटा कर लो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें पता कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट 90% क्वेश्चन वाली प्रोबेबिलिटी वाली 95% 99% तक की मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्वांटम नंबर से ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट जेई सबके लिए, स्कूल के लिए इवन के। श्रोडिंगर तो डालेंगे ही नहीं, मैकेनिक्स पूछते ही नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका क्वांटम नंबर, तो उसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अब इसमें। क्वांटम मैकेनिक्स, अब क्वांटम मैकेनिक्स है क्या? बेसिकली ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मूवमेंट की स्टडी करता है। क्या करता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। जो किससे डील करता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से डील करता है। ठीक है, इसकी मूवमेंट और उन और सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेगा। ठीक है, मैकेनिक्स का आने का सबसे बड़ा ओरिजिन का सबसे बड़ा रीज़न था वो था आपके बोहर के ड्रॉबैक्स। तो साइंटिस्ट ने नई खोज शुरू की जो है पार्टिकल वेव नेचर को जो है वो कोई ऐसा थ्योरी आए जो कि क्या करे, को इनकॉर्पोरेट कर सके अपने में, वो वेव थ्योरी को भी कंसीडर करे। तो क्वांटम मैकेनिक्स इसने कंसीडर कर लिया, क्लासिक मैकेनिक्स को पीछे छोड़ रहे हैं। तो अब ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या करती है? ये पार्टिकल के ड्यूल बिहेवियर में, ड्यूल नेचर में बिहेव करती है। ड्यूल नेचर
ऑफ पार्टिकल में बिलीव करती है। ठीक है, इससे निकल कर ना श्रोडिंजर ने वेव इक्वेशन बनाई ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया। किसने? श्रोडिंजर ने। स्पेलिंग पता नहीं क्या थी, स्क्रोडिंजर मैं लिख देता हूँ, यही होगी शायद, नहीं हुई तो देख लेना, स्पेलिंग डजेंट मैटर इन केमिस्ट्री। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। किसके बेसिस पर दिया? क्वांटम मैकेनिक के बेसिस पर दिया, मतलब ड्यूल बिहेवियर कंसीडर किया होगा, स्टडी कर रहे होंगे मोशन की, श्रोडिंजर ने। ठीक है, और इसमें क्या कंसीडर किया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, देखो कितना चीज़ डिफरेंस आ गई। ऑर्बिट जो था, ऑर्बिट जो पढ़ रहे थे हम लोग, ऑर्बिट पढ़ रहे थे ना, वो जनरल प्लेनर मोशन था। प्लेन है, उसके अराउंड जो है ऑर्बिट है, प्लेन है उस पर ऑर्बिट है, सर्कल जैसा समझ लो, एक सर्कल है किसी प्लेन पे, किसी शीट पे, प्लेन पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। श्रोडिंजर आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया, बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D स्पेस में है, मतलब कि 3 डायमेंशनल स्पेस में है, मूव करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या दे दिया उसने? अपनी इक्वेशन दे दी। ठीक है, तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या मिल गया आपको? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये वेव इक्वेशन एज सच आप रटने की कोशिश कर लो, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो तो आपको पता है क्वांटम नंबर से बनेंगे, बट हम इसको पढ़ ले रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसको ज़रूरी है समझना थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा रेवोल्यूशन आ गया चीज़ों में बदलाव शुरू हुए थे। जो 2D स्पेस में किसी चीज़ को हमने क्रिएट किया, थिंक किया था, वो अब 3D स्पेस में रिवॉल्व कर रहा है। श्रोडिंजर वेव, क्वांटम मैकेनिक्स आ गई है हमारे सामने, क्लासिक मैकेनिक्स को पीछे छोड़ आए हैं। ठीक है, तो ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमारे सामने आ गई थी। यहाँ पर जो ई था ये टोटल एनर्जी थी। ठीक है, जो फाई था उसे हमने वेव फंक्शन भी कह दिया। बट बेसिकली क्या था, हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो है ना वो किसी 3 डायमेंशनल स्पेस पे स्टडी कर रहे हैं कि भैया वो रिवॉल्व कर रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, तो फाई जो है वो वेव फंक्शन है, और वेव फंक्शन, अब कोई चीज़ वेव की तरह घूम रही है 3D स्पेस में तो उसका कुछ एम्पलीट्यूड भी होगा। तो बेसिकली इन अ लेमैन लैंग्वेज या इन बेसिक टर्म्स अगर हम बात करें तो फाई जो है वो एम्पलीट्यूड के बारे में बताती है। वैसे उसे इस लैंग्वेज में वेव फंक्शन भी बोला जाता है। एक्स वाई जेड आपके कोफिशिएंट पोजीशंस रहेंगे। पोजीशन, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक्स से इतनी दूरी पे है, वाई से इतनी दूरी पे है, जेड से इतनी दूरी पे है, वो चीज़ हो गई। ठीक है, समझ आ गया। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी ये पता चल गई, और ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, ये आपका श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। ठीक है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के ना सॉल्यूशंस आते हैं, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करा, मतलब श्रोडिंजर नहीं सॉल्व करा बेसिकली, तो वो हमारे को ई देगा सबसे पहले, एनर्जी प्रोवाइड करे, मतलब एनर्जी आएगा आपका, और फाई का पता लगेगा। फाई मतलब वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड। ठीक है, और तीसरा जो है, तीसरा चीज़ जो निकल कर आएगी वो आएगी 3 कांस्टेंट ए बी सी, एक 3 कांस्टेंट आएंगे। वो कांस्टेंट अभी तो हम पढ़ेंगे नहीं, बट वो हमारे बहुत मेजर चीज़ है, बहुत मेजर चीज़। वो क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक होंगे। किसके कैरेक्टरिस्टिक? मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बिहेवियर बताना, समझाएंगे किसको? हमारा एनर्जी और फाई को, कि ये भैया ये बता दिया तो इसका एनर्जी इतना होगा, इसका एम्पलीट्यूड या वेव फंक्शन इतना होगा। और वो जो चीज़ थी जो बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट इस सॉल्यूशन से निकल कर आई ना, वो थे आपके क्वांटम नंबर। और वो क्वांटम नंबर 3 थे, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और सी क्या था आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, चौथा जो है वो बाद में आएगा 1925 में। ठीक है, जो सैम्यूल और गॉल्बर्ग नाम के साइंटिस्ट देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ अलग है, वो है स्पिन मोमेंट, चौथा क्वांटम नंबर भी है जो बाद में आया था। बट तीन जो बेसिक जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से आए थे वो तीन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे एनर्जी और फाई डिफाइन करने में। एनर्जी और फाई नहीं, आपकी इलेक्ट्रॉन को जो है वो बहुत अच्छे से डिफाइन करेगा। तो क्या किया श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ने? आपके क्या कर दिया? हाइड्रोजन एटम के ऊपर स्टडी कर दी अपनी। ये जो अपनी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है ना, इसको आप सिंपल फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हो,
एच इंटू फाइव इज ई इंटू फाइव। ये क्या है, हैमिल्टन, जो कि क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर। और ये जो है, ये चीज़ मैथमेटिकल ऑपरेटर बताती है इसको। ये बेसिकली क्या है, हैमिल्टन जो है वो क्या रहेगा, मैथमेटिकल ऑपरेटर रहेगा। एच कैप जो अगर इसको पूरा लिख लो तो ये क्या रहेगा, हैमिल्टन ऑपरेटर। बेसिकली मैथमेटिकल टर्म है, हमने सिंपल फॉर्म में लिखा है किसको, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को। इनके बेसिकली अब सॉल्यूशन आ जाएंगे जहाँ से ई और फाई निकल आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंपल फॉर्म है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का, इसको बस देख लेना। इसमें से कुछ अभी तक तो मैंने देखा नहीं है क्या आया होगा कुछ। ठीक है, तो एक सिंपल फॉर्म मैंने ये भी लिख दिया हैमिल्टन, जिसमें एच कैप के साथ क्या था, मैथमेटिकल ऑपरेटर था। जैसे आप ये करते हो ना कि 4 × 5 करते हो, है ना, तो जो मैथमेटिकल ऑपरेटर मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो वैसे ही मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई। मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका ऑपरेटर रहेगा यहाँ पे, बीच में प्लस होता तो एडिशन जो है वो आपका ऑपरेटर रहता। ठीक है, तो क्या करा श्रोडिंजर ने, क्या किया, इस इक्वेशन का जो है हाइड्रोजन पर स्टडी किया। ठीक है, अपनी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ली और हाइड्रोजन एटम के ऊपर स्टडी किया। ठीक है, उसने क्या पाया, सबसे पहले आई उसके पास ईगन वैल्यू। ठीक है, ईगन वैल्यू आई, ये क्या थी, जो आपके इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, वो डिफरेंट एनर्जी एरियाज में पहुंच रहा है, एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं, जो एनर्जी स्टेट में पहुंच रहा है। उस एनर्जी स्टेट की वैल्यू क्या, हम पढ़ क्या रहे हैं बेसिकली, हम पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशनल में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, उससे रिलेटेड एनर्जी, उससे रिलेटेड वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जब श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की स्टडी की गई, तो जो रिजल्ट सामने आए वो क्या है, उसमें से एक आया कि अलग अलग जगह पर जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी वो अलग अलग एनर्जी स्टेट में होता है। उस एनर्जी स्टेट में एक जो एनर्जी की वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं ईगन वैल्यू। और ईगन वैल्यू पे जो एसोसिएटेड उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एनर्जी है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एनर्जी है उसी से रिलेटेड उस पॉइंट पे वेवलेंथ एम्पलीट्यूड क्या है उस चीज़ का, उसका वेव फंक्शन क्या है, तो वहां से हमारे पास वेव फंक्शन आया। और वेव फंक्शन को क्या बोल दिया हमने, ईगन फंक्शन। मतलब क्या है, यहाँ से पहुंचते हुए यहाँ पर कोई एनर्जी आई उसकी जाके, उस एनर्जी तो आ गई हमारे पास, पर उस पोजीशन पर उसकी वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड क्या है उसको हमने बोल दिया ईगन फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद दूसरी चीज़ वही थी कि एनर्जी और जो आपका ये है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, बताए किसके, ये कैरेक्टराइज्ड मीन्स के इनका जो है स्वभाव पता चलता है किससे, बाय क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर क्या है, एक 3 कांस्टेंट थे जो कि कब आ गए थे, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त। तो क्या एनर्जी और फाइव वेव फंक्शन जो है वो कैरेक्टराइज किससे होते हैं, उनका स्वभाव किससे पता चलता है, 3 कांस्टेंट से। और वो 3 कांस्टेंट कब आए थे, जब श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व की थी। और वो क्या है, ए बी सी, मतलब जो मैंने बता दिया आपको। बाद में बेसिकली उसे एल एम और एन कहते हैं, बट अभी के लिए हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं, तो बस मैं आपको जनरल चीज़ बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट पता चल गया। तीसरा पॉइंट आपका रहता है, इसने सक्सेसफुली क्या करा, प्रिडिक्ट कर दिया क्या, ऑल हाइड्रोजन, ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली है एक मेरिट है हाइड्रोजन एटम का, कि इसने जो है, हमने पढ़ा था ना लिमिटेशन में, कि हाइड्रोजन ने जो है, हाइड्रोजन कह रहा हूँ, बोहर ने जो है वो सारी की सारी स्पेक्ट्रम नहीं ऑब्जर्व की थी, सारी बारीक से बारीक स्पेक्ट्रम्स के बारे में नहीं बताया था हाइड्रोजन के, जो कि श्रोडिंजर ने उस काम को पूरा किया। ठीक है, पर एक चीज़ और है कि ये जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, लग तो यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही रही है, यूनी इलेक्ट्रॉन पे परफेक्टली लग रही है। बट अगर किसी केस में आ जाता है मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, बट जो रिजल्ट्स आएंगे वो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आएंगे, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का, फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्या होता है, 3D स्पेस है, 3D स्पेस की बात की हमने, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता फिरता है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो फाई जो है वो आपको एम्पलीट्यूड देगा। एम्पलीट्यूड मतलब वेव फंक्शन, आपके पास फाई आ गया तो आपके पास एम्पलीट्यूड आ गया। इसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना फाई स्केयर का इंपॉर्टेंस है। फाई स्केयर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये समझाती क्या है, हमें डिफाइन क्या करती है, इस पर्टिकुलर रीजन को अगर मैंने काट कर निकाल लिया, मैंने कहा भैया इतने रीजन में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो वो 5 स्क्वायर ही डिफाइन करेगा कि इतना बड़ा 3D रीजन है कोई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी। अगर वो 5 स्क्वायर जो है वो 100% है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ पर ज़ीरो है, मान लो इस एरिया में जो है इलेक्ट्रॉन हर जगह थे, इस रीजन में जो है वो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मैंने यहाँ पे पूछा ये 5 स्क्वायर क्या होगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो आपकी आ जाएगी 0, मीन्स के इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस वहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिफाइन कर रहा है 5 स्क्वायर। बट एक बात और याद रखना कि 5 स्क्वायर जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होगा या इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसमें नेगेटिव का सवाल आता ही नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ अपने दिमाग में रखना फिजिकल सिग्निफिकेंस। उसके बाद जो है वो E ऑफ nth शेल निकाला, किसने, श्रोडिंजर ने, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि क्या आई, सिमिलर आई, सिमिलर टू व्हाट, बोहर की एनर्जी से, तो वो सेम रहेगी। एनर्जी जो है En शेल की, ठीक है, अब एनर्जी जो En शेल की थी वो सेम आई है किसके, बोहर के, और जो बोहर की एनर्जी थी वो क्या थी, En इज इक्वल टू माइनस 13.5 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अपॉन n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यही आई थी एनर्जी, और यही बोहर एटम, बोहर और आपका क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पर एनर्जी जो आई वो दोनों सिमिलर आई। ये चीज़ क्लियर। और देखो फिजिकल एक और सिग्निफिकेंस क्या है, क्वांटम नंबर मिल गए हमें। क्वांटम नंबर जो है वो जान है इस चीज़ की, पेपर की भी और इस चीज़ की भी, आया एज अ कांस्टेंट है। सॉल्यूशन में किसी ने सोच कर नहीं किया था कि हम क्वांटम नंबर निकालेंगे, बट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हुए कुछ ऐसे कांस्टेंट मिल गए जो कि जिनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो वो एनर्जी और वेव फंक्शन को तो कैरेक्टराइज कर ही रहे थे, साथ में बहुत सारे उसके बेनिफिट्स और थे। ठीक है, तो क्वांटम नंबर एक बहुत अच्छी खोज थी जो कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के थ्रू हुई। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, मतलब कंसेप्ट क्या आ गया अब नया, कंसेप्ट क्या उठ के आ गया हमारे पास, ऑफ कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में चला गया था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल पे चला गया था, हमारे पास था अभी तक ऑर्बिट पढ़ते आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूमता है और वहाँ मिल जाता है, ढूंढा ये यहीं घूम रहा हुआ यहीं मिल गया, KLMN वाला सिस्टम। बाद में क्वांटम मैकेनिक्स के आने के बाद क्या हुआ, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड किया हमें, एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट मिला। ये भी जो है वो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि वही बोला था ना कि 3D स्पेस में, इसी ने बोला था सबसे पहले कि 3D स्पेस में जब इलेक्ट्रॉन मिलता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्या कहता है, एटॉमिक ऑर्बिटल इज द रीजन वेयर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मतलब वो रीजन जहाँ पे 3D स्पेस, जहाँ पे फाइंड करना इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितना है, 90 to 95%। कोई एक्यूरेसी की बात नहीं हो रही कि यहाँ पक्का इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, मीन्स के इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कि 90 to 95% चांसेस है एटॉमिक ऑर्बिटल में कि यहीं जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट करता हुआ मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर 3D स्पेस। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल और ऑर्बिट के बीच में बेसिक सा जो डिफरेंस है वो कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से मैं उसको नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं डिफरेंस लिख दिया ऑर्बिटल और ऑर्बिट के बीच में। ठीक है, जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। ऑर्बिटल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है रीजन, 3D रीजन है ना, द रीजन वेयर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। 90 to 95% रीजन रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल में फाइंड करने का। श्योरिटी अभी तब भी नहीं दे रहा 5% की कि इस रीजन में ही मिल जाएगा, है ना, बट इस रीजन में खोलेंगे तो 90 से 95% चांसेस हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा।
ऑर्बिट कह रहा है कि वेल डिफाइंड पाथ है इलेक्ट्रॉन का जहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो रिवॉल्व करता है। तो ऑर्बिट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ कहते हैं उसे, जहाँ पे फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मतलब वही मिलेगा 100% श्योरिटी कि भाई इस ऑर्बिट में खोज के देख लो कहीं ना कहीं पक्का मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है 3D स्पेस में अवेलेबल होता है। ऑर्बिट जो वो ऐसे होता है तो सर्कुलर पाथ में होता है, प्लेनर पाथ हो गया। does not specify of path of electron according to this electron will be available in particular region। इस पर्टिकुलर रीजन में मिलने का मतलब ये है, ऑर्बिटल कह रहा है कि इस पर्टिकुलर रीजन में होगा। ठीक है, अब इस पाथ से होगा, इस एरिया में होगा, कुछ शेप होगा, ये डिफाइन नहीं किया कि भैया हाँ ये सर्कल है, इसमें जो है इस पाथ में मिल जाएगा। वही चीज़ कह रहा है, डज नॉट स्पेसिफाई पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैसे मूव करके गया है ना, क्योंकि बाद में हमें पता चला वेव आने के बाद कि ये तो ऐसे ऐसे मूव करा था, जबकि ऑर्बिट वाले कंसेप्ट में तो ये था कि बस यहाँ घूम गया निकल गया। तो टेल डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, डेफिनेट पाथ होगा, जो सर्कल है उसमें घूमता रहेगा। ऑर्बिटल्स हैव डेफिनेट शेप, जैसे कि एस का स्फेरिकल शेप आ जाएगा, पी का डम्बल शेप आ जाएगा, मतलब देखो डम्बल शेप है। इन रीजन में फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम विच इज 90 to 95%। ठीक है, जबकि ये क्या कह रहे हैं, ऑर्बिट वाले कह रहे हैं ये लाइन है, इस लाइन जो है ना, ये लाइन इस पे ही इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, पक्का है कुछ भी कर लो, इस पर्टिकुलर लाइन पे इतने से रीजन पे इतनी श्योरिटी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑर्बिटल डज डोंट हैव डायरेक्शनल नेचर, मतलब कोई डायरेक्शन या कोई शेप जो है वो नहीं है उसकी। ठीक है, आखिरी चीज आती है, कोई भी ऑर्बिटल होता है ना, एस है, एस में एक ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स मैक्सिमम आते हैं। तो इंडिविजुअल हर ऑर्बिटल जो है वो ऐसा होगा और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। बाद में आपको पता चलेगा किस अकॉर्डिंग फीलिंग होती है, हुन रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ, इन सब के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी, पर एक ऑर्बिटल में जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। जबकि अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा 10th में, इलेक्ट्रॉन कैसे शेल होता था, 2 8। ठीक है, तो अब ये चीज़ मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ और अगले लेक्चर में मैं शुरू करूँगा क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करने के लिए, क्वेश्चन आने के चांसेस सारे उसी पे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की जान ही उसी पार्ट में है। ठीक है, तो बस थैंक यू।